वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 50 एमसीक्यूज क्वांटम एंड मॉडर्न फिजिक्स से। सो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे किसी न किसी पास पेपर से लिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन है हुन्स रूल, एक्सरे प्रोडक्शन या ऑगर इफेक्ट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑगर इफेक्ट। ऑगर इफेक्ट में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एटम के अंदर इसमें ट्रांजिशन होती है तो जैसे निकलता है एक्सरे फोटोन निकलता है, तो वो एक्सरे फोटोन जो है ना एटम के ही इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन है ना आउटर जो शेल में होता है उसको रिमूव कर देता है, तो वहाँ से एक्सरे निकलने के बजाय इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। ये किस में होता है, ऑगर इफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ एक्सरे की बजाय इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। हमारा नेक्स्ट फिनोमिना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टनलिंग फिनोमिना द टनलिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज विद द। ऑप्शन है द डिक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ द बैरियर, विद द इंक्रीज ऑफ द विड्थ ऑफ द बैरियर, या बोथ कैन बी ट्रू या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है विद द डिक्रीज ऑफ द विड्थ ऑफ द बैरियर। अब इसके फार्मूला में देखना, वो इस फार्मूले में पता चलेगा एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर माइनस है। ठीक है ना, -2k2r आई थिंक ऐसे ही है। तो जितनी डिक्रीज जो है ना विड्थ जो है बैरियर जितनी कम होती जाएगी, ठीक है ना, उतनी उसकी टनलिंग प्रोबेबिलिटी जो पार्टिकल है उसकी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन अकॉर्डिंग टू। ऑप्शन है मैक्सवेल्स लॉ, आइंस्टाइन्स लॉ या हबल्स लॉ या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है हबल्स लॉ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ द फोटोन इज 0 देन इट्स एनर्जी विल बी 0, इन्फिनाइट या पीसी या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है E इज इक्वल टू पी सी। देखो हमें जो रिलेटिविस्टिक जो है ना एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है ना, उसका जो हमारा फार्मूला है वो है E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर C4। ये है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है ना, जिसमें रिलेटिविस्टिक फिनोमिना को कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है देखो अगर हम जो यहाँ मैस जो है फोटोन का 0 ही पुट कर दें, ठीक है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम E स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो E इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, E इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिस्टीरियस रीजन ऑफ स्पेस दैट अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग अपॉन इट इज कॉल्ड वाइट होल, ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी या ब्लैक होल या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक होल। ठीक है, अब देखो ये मिस्टीरियस रीजन ऑफ स्पेस पूछा गया है इसलिए ब्लैक बॉडी नहीं लगा सकते। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी, ब्लैक होल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है in a box the probability of finding the particle at the middle of the box in the first excited state is। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैक्सिमम, मिनिमम या 0 या नन ऑफ दीज। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है 0। देखो एट जब ग्राउंड स्टेट होता है ना उस वक्त मिडल में उसकी प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के फाइंड होने की मैक्सिमम होती है। ठीक है, लेकिन जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आती है तो उस वक्त मिडल में जो है ना फिर प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो है ना नोड बन रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यही क्वेश्चन अगर आता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम, तो ग्राउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी जो पार्टिकल के फाइंड होने की होती है मैक्सिमम मिड में, वहाँ मिड में मैक्सिमम होनी थी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मिडल में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के फाइंड होने की वो 0 होगी। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when spin of electrons is included in a Zeeman effect then this effect is called normal Zeeman effect, anomalous Zeeman effect या spin Zeeman effect या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है anomalous Zeeman effect। यही क्वेश्चन आता है अगर स्पिन को हम इंक्लूड ना करते तो फिर उसको क्या कहते हैं, फिर उसको कहते हैं नॉर्मल Zeeman effect। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टैटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस या एक्सेलरेट चार्जेस या नन ऑफ दीज। याद रखना इसका राइट आंसर है सी। जब भी चार्जेस एक्सेलरेट होंगे तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्पेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। ये फार्मूलाज गिवन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ये, सॉरी ये गलत आ गया, C इज इक्वल टू 1 आना था, C इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ 1 आना था, सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if the speed of a particle having mass m0 becomes equal to the speed of light then the relativistic mass of the particle will be। ऑप्शन है 0, infinite या remain same
या नन ऑफ दिस। इसका जो फार्मूला है ये है ये। यहाँ देखो उसने क्या है, अगर स्पीड जो है ना स्पीड ऑफ लाइट बराबर हो जाए तो यहाँ अगर मैं सी पुट करूँगा तो वहाँ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो किसी को जीरो से जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है आंसर क्या आता है, इन्फिनाइट। हमारा आंसर क्या हुआ, बी, इन्फिनाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजियम हैज़ द लीस्ट वर्क फंक्शन हुज वैल्यू इज़ 0.9, 1.9, 4.9 या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when an electron comes from the M shell and fills the vacancy of K shell, then the emitted X-rays photon is called K alpha, K beta, K gamma या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है K beta। देखो अगर K shell की वैकेंसी पूरी करता है L shell, ठीक है, तो अगर K shell की वैकेंसी पूरी करता है L shell से इलेक्ट्रॉन आके, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं K अल्फा। अगर K shell की वैकेंसी पूरी करता है K L M shell से इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उसे हम कहते हैं K बीटा। इसी तरीके से K L M अगर N से आएगा तो उसे हम कहेंगे K गैमा। ठीक है, ये भी याद पता होना चाहिए आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव जस्ट 2 स्पिन्स अप एंड डाउन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हुन्स रूल, ड्रॉक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न-गरलाग एक्सपेरिमेंट या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टर्न-गरलाग एक्सपेरिमेंट। इसने सबसे पहले प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन की जस्ट 2 स्पिन होती है, अप स्पिन और डाउन स्पिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रिंसिपल या नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यू ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर इज रियल, इमेजिनरी, जीरो या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है रियल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा वी हैव टू यूज विच मैकेनिक्स, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन या मैट्रिक्स मैकेनिक्स या ड्रॉक मैकेनिक्स या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The chance of finding a microparticle per unit distance is called probability, probability density या quantum probability या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है probability density। देखना अगर यहाँ आ जाए ना पर यूनिट डिस्टेंस फिर आएगा probability density, अगर ये ना आता पर यूनिट डिस्टेंस फिर हम कहते हैं probability। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the probability of finding a particle in space must be unity which is called equal to 1। this is called probability या ऑर्थोगोनल कंडीशन या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर वो कहता है 0 के बराबर हो तो फिर हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में होता है जब इक्वल टू 1 हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन या कोल्ड एमिशन या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है कोल्ड एमिशन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड या क्यूब ऑफ एम्पलीट्यूड या नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आपको फार्मूला पता है E इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स यहाँ क्या है एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। ये याद रखना, ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इसका जो आंसर है वो और होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द रिवर्स फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बिल्कुल उसके रिवर्स फिनोमिना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट आती है, मेटल से टकराती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसमें उल्ट होता है, एक्सरे कैसे पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग स्ट्राइक करते हैं मेटल पे और वहाँ से निकलती हैं एक्सरेज। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स इज कॉल्ड फोटोन, फोनोन, मैग्नोन एंड नन ऑफ दीज। ये मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है। क्वांटा ऑफ स्पिन वेव होता है मैग्नोन और ये पाया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ विच इज एसोसिएटेड विद द माइक्रो पार्टिकल इज लैम्डा इक्वल h/p, लैम्डा इक्वल h/mv या लैम्डा इक्वल h/2m अंडर रूट या ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। तीनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है वेव नंबर। देखना यहाँ आया पर यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पर यूनिट टाइम नहीं आया, यही फ़र्क है वेव नंबर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। पर यूनिट डिस्टेंस आएगा तो हम कहेंगे वेव नंबर है ये। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
According to Moseley's laws, the frequency of the characteristic X-rays depends on density of the targeted material, या atomic number of the targeted material, या frequency of the incident particle, या none of these. इसका जो राइट आंसर है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेटेड मटेरियल, ठीक है। इस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। याद रखना यह कंटिन्यूस नहीं पूछा गया या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, जो टारगेट मटेरियल उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ द बाउंड पार्टिकल इज जीरो, कंटिन्यूस या इन्फिनाइट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो बाउंड पार्टिकल है किसी भी तरीके से पार्टिकल की जो है ना मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे कि पार्टिकल जैसे मूव करता है किसी भी क्या कहते हैं वो इन अ बॉक्स में, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ना वो होती है डिस्क्रीट होती है, ठीक है, और उसकी एनर्जी ना ज़ीरो होती है ना इन्फिनाइट होती है और ना ही कंटिन्यूस होती है, वो डिस्क्रीट होती है और एक लिमिटेड में होती है, ठीक है ना, इन्फिनाइट नहीं होती और ना वो ज़ीरो हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इस तरह को पता होना चाहिए एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल क्या होती है, आप खुद देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टेंशनरी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है टेंशनरी वेव्स। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग वेव्स भी कह सकते हैं इसको हम। ये देखना, ये मैंने देखा है पार्टिकल इन अ बॉक्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम में, उस वक्त क्या कौन सी वेव्स पैदा होती हैं, तब भी यही टेंशन वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if the uncertainty in the position is zero then uncertainty in momentum will be zero, maximum, इन्फिनाइट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फिनाइट। देखो ये फार्मूला में पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कोई वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। डेल्टा पी इक्वल डेल्टा 1 ओवर डेल्टा एक्स। अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में जीरो होगी या हम जीरो पुट करेंगे तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कितनी होगी, 1 ओवर 0 इन्फिनाइट। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है with the increase of energy levels in an atom the difference between the energy levels will remain same, increase, decrease या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज। देखो हम देख लेते हैं E2 और E1 का अगर हम डिफरेंस निकाल लें वो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से E3 और E2 में निकाल लें ये आएगा। इसलिए आप खुद ही करते जाना, डिफरेंस जो है ना कम होता जाएगा। तो मैं क्या पता चला, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इंक्रीज ऑफ एनर्जी लेवल, ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे डिफरेंस कितना होता जाएगा एनर्जी लेवल में, कम होता जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The fact that each atom has discrete energy levels is confirmed by atomic spectra, Frank-Hertz experiment, classical mechanics या both A and B। इसका जो राइट आंसर है वो है D, both A and B, दोनों ये प्रूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The X-rays produced due to the deceleration of fast-moving electrons are called continuous X-rays, ब्रिमस्ट्रोलॉन्ग एक्सरेज या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है सी। इस जो कंटिन्यूस रेडिएशन होती है ना वो पैदा होती है डेक्लेरेशन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कब पैदा होती हैं, आप खुद देखना, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम दोनों कह सकते हैं, ये भी कहते हैं ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जो इस तरीके से रेडिएशन पैदा होती है एक्सरेज। इससे राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी, ठीक है, क्योंकि दो रेडिएशन पैदा हो सकती हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज पैदा होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द थर्ड एनर्जी लेवल इन अ हाइड्रोजन एटम, 13.6, 10.2 या 12.09 या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आना था आगे, ठीक है। अब देखो किसी भी तरीके कोई भी हम एनर्जी डिफरेंस जो है ना कोई भी पूछ सकता है कि पहले से दूसरे में या पहले से चौथे में जाने में कितनी एनर्जी चाहिए। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, जिसका पूछा है, ठीक है ना, पहले से तीसरे में या चौथे में जिसका है उसको हायर एनर्जी लेवल जो है ना ऊपर वाला होता है। E3 माइनस E1 कर लो, जो आंसर आएगा वो इतनी एनर्जी चाहिए। अगर होता चौथे में जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, हम करते E4 माइनस E1, जो जवाब आता है वो इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक हो गया। तो हमारा इस वक्त आंसर क्या है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट लेज़र, 2 लेवल लेज़र इज़ पॉसिबल, 3 लेवल लेज़र इज़ पॉसिबल, 4 लेवल इज़ पॉसिबल या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है वो है 2 लेवल लेज़र इज़ पॉसिबल। ये गलत है, 2 लेवल लेज़र इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रोडिंजर मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिक्स, एटॉमिक मैकेनिक्स या मैट्रिक्स मैकेनिक्स या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वेव मैकेनिक्स, क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है ना ये सारी की सारी बेस करती है वो जो क्या कहते हैं डी ब्रोगली
ये सारी की सारी जो है ना मैकेनिक्स बेस करती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल ट्रेवल करता है इन दी फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना। तो उसने वेवलेंथ बताई थी लैम्डा को h/p या h/mv, तो इसे हम कहते हैं वेव मैकेनिक्स, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 0 या हाफ एच ओमेगा या हाफ एच कट ओमेगा या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है हाफ एच कट ओमेगा। हमने पहले देखा था क्लासिकल, उसमें था हाफ के एक्स का स्क्वायर, वहाँ एनर्जी 0 हो सकती थी अगर एक्स 0 एनर्जी 0, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकली पूछा गया है तो इसका फार्मूला होता है En=n+1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। अगर n 0 पुट कर देंगे तो फिर भी आएगा हाफ एच कट ओमेगा। तो क्वांटम मैकेनिकली ग्राउंड से एनर्जी क्या होती है, हाफ एच कट ओमेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा था क्लासिकली ग्राउंड से एनर्जी क्या होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के हम कहते हैं 0, ठीक है, ये फर्क याद रखना। तो ग्राउंड से एनर्जी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होती है, हाफ एच कट ओमेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन of an electron in an atom is confirmed by principal quantum number, orbital quantum number, magnetic quantum number या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है magnetic quantum number। यहाँ पूछा गया है क्वांटाइजेशन, यहाँ पूछा गया क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, तो हमें पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड जो है एंगुलर मोमेंटम की वो कौन सा नंबर बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा नंबर बताता है, या एनर्जी जो है ये कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम, ये कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। तो हमें सारों का पता होना चाहिए कौन 4 क्वांटम नंबर किस किस काम के लिए आते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन इज़ ओनली अलाउड व्हेन, ये असूल है, ठीक है ना। तो राइट आंसर है सी, ये दोनों जो है ना ये कंडीशन है लाजमी फॉलो होनी चाहिए तभी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, स्प्लिटिंग इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना। अगर यही आता मैग्नेटिक फील्ड में फिर हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है electrons in the subshells remain unpaired as long as it is possible for them. This phenomena is called quantum discrete rule, Hund's rule या Auger effect या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है Hund's rule, ये Hund's rule कहते हैं इसको, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when the emitted radiations has frequency less than the frequency of the incident radiations then this unique phenomena is called phosphorescence, फ्लोरिसेंस या स्पेक्ट्रोस्कोपी या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोरिसेंस। आपको फॉस्फोरेसेंस का ही पता होना चाहिए, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है those particles which have half integral spin are called fermions, bosons या phonons या none of these, ठीक है। इसका राइट आंसर है वो है फर्मियोन्स। फर्मियोन्स की होती है हाफ इंटेग्रल स्पिन और बोसोन्स की होती है फुल इंटेग्रल स्पिन। इंटेग्रल स्पिन का मतलब क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि ये इंटेग्रल स्पिन ये हाफ इंटेग्रल या फुल इंटेग्रल स्पिन, इसका मतलब होता है कि एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हाफ में आया है या फुल में आया है, ठीक हो गया। अगर हाफ में आया इसमें कहते हैं हाफ इंटेग्रल स्पिन, अगर फुल में आया तो कहते हैं फुल इंटेग्रल स्पिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोसोन्स हैव सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, न्यूट्रल वेव फंक्शन या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। बोसोन का सिमेट्रिक होता है, फर्मियोन का एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक या बोस आइंस्टाइन या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और ये दोनों जो है ना फर्मी और बोस आइंस्टाइन, ये दोनों जो है ना इसमें कहते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और ये मैक्सवेल इसमें कहते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना इन विच एन इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू द टारगेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारा जो है ना सारी इंसिडेंट फोटोन जो अपनी एनर्जी है सारी देता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पटन शिफ्ट इज 0 व्हेन थीटा इज 0, 90, 180 या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है 0। देखो यहाँ थीटा में मैं 0 पुट करूँगा, ठीक हो गया। ये को 0 1 होता है, ठीक है। 1 - 1 0, डेल्टा लैम्डा क्या होगा 0, कॉम्पटन शिफ्ट क्या हुई 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है as an electron goes from the ground state to the higher energy state then its kinetic energy increases and total energy increases, potential energy increases and total energy decreases, potential energy increases and total energy increases या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और टोटल एनर्जी बढ़ती है। देखो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जितना न्यूक्लियस की वो पास होगा, ठीक हो गया,
तो उतनी उसके ऊपर लग रही है क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी उतनी तेज़ी से घूमेगा। जितना वो दूर जाता जाएगा फोर्स कम लगेगी, एक्सेलरेशन कम होगा, उतनी उसकी स्पीड जो है ना घूमने की कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी। लेकिन याद रखना पोटेंशियल एनर्जी और टोटल जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन घूमने की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो स्पीड वो कम हो जाएगी, ठीक होगा, याद रखना। हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कंटिन्यूअस, बैंड या डिस्क्रीट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है कंटिन्यूअस, ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन विल इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज। देखो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T, लैम्डा इज इक्वल टू 1/T होता है, ठीक है क्या। तो देखो जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, जैसे लैम्डा कम होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनोमिना रिक्वायर्स द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है पेयर प्रोडक्शन। सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उससे ज़्यादा कॉम्पटन को, उससे ज़्यादा पेयर प्रोडक्शन को, इसलिए पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें गैमा रे चाहिए होता है, गैमा रे फोटोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ हायर एनर्जेटिक फोटोन्स, यूवी रेडिएशन, एक्स रेज या गैमा रेज या नन ऑफ दीज। इसका अभी मैंने आंसर बताया, सबसे ज़्यादा जो है ना हायर एनर्जेटिक फोटोन जो होता है वो है गैमा रेज का होता है। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइस, गुड बाय।